यस 8th क्लास बेटा, हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होने जा रहा है, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में रीड किया था, तो दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। तो इस चैप्टर में बेटा हम नेचुरल रिसोर्सेज की डिटेल्स हम लोग रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, भगवान के द्वारा दी गई सौगात। ठीक है, जैसे लैंड, वाटर, सॉइल, वेजिटेशन एंड मिनरल्स। और इन रिसोर्सेज को बेटा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड मीन्स, जैसे कि आपको पता ही है कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जैसे कि किसी भी कोई भी इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको राइट पोस्चर में खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए, जैसे हम लोग हैं, तो मतलब हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, अगर वो ना होती तो हम लोग ऐसे सीधे नहीं खड़े रह सकते थे। तो इसी तरह से ये रिसोर्सेज जो है, किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली स्टैंड होने के लिए इन नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। और इनको किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी मीन्स उसकी उन्नति और उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको एक आधार माना जाता है, बेस माना जाता है। तो इन रिसोर्सेज को बेटा हम टर्न बाय टर्न, वन बाय वन, 6 रिसोर्सेज हैं जिनको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंड रिसोर्सेज। लैंड क्या होती है? ज़मीन। जैसे कि बेटा आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक वाटर रिसोर्स और एक लैंड रिसोर्स। वाटर 71% पार्ट जो है हमारी अर्थ का कवर किए हुए है, और जो लैंड है वो है 29%। और ये जो लैंड है शुरू से ही हमारे लिए कितनी ही काम आने वाली चीज़ है। कोई भी इंसान है, लैंड को अपने ढंग से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, हर इंसान की लाइफ में लैंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हम लोग घर बनाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्रीज़ बिल्डअप करते हैं, रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा बिछा हुआ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना डेवलप हुआ है। तो बेटा ये सारा ही लैंड पे ही डेवलप हुआ है। इंसान की जितनी भी ज़रूरतें हैं उन सब को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग लैंड पे ही डिपेंड करते हैं। हमारी मैक्सिमम नीड्स जो हैं वो हम लोग लैंड से ही फुलफ़िल करते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी, हमने अपना बिज़नेस सेटअप करना है, पैसा कमाना है, कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हमने करनी है, तो बेटा हम लोग लैंड पे ही डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है कि नियर अबाउट 29% जो लैंड है वो हमारी अर्थ जो है वो लैंड है अर्थ का। तो वो लैंड जो है आगे फर्दर डिवाइडेड होती है, मतलब जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं। ठीक है, माउंटेन्स जो होते हैं जैसे पहाड़ी इलाका होता है, प्लेट्यूज़ मतलब पहाड़ों की तरह तो मतलब पॉइंटेड नहीं होते हैं, मगर होते पहाड़ी हैं, मगर उनका जो सरफेस होती है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है, एक टेबल की तरह, जिसको हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं। हाई लैंड्स होते हैं, मगर इनका जो टॉप होता है वो माउंटेन्स की तरह मतलब पॉइंटेड नहीं होता है, वो फ्लैट होता है। और दूसरा है प्लेन एरिया, जैसे लैंड सरफेस पे हम लोग रहते हैं। और इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो बिज़नेस सेटअप है, हमारी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, वो डिपेंड करती हैं बेटा कि हम लोग किस तरह की लैंड फॉर्म पे रहते हैं। और जिस तरह की हमारी ज़मीन होती है उसी तरह का हमारा रहन सहन, खान पीन, ये सारा कुछ डिपेंड करता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इन प्लेन एरियाज़ में ही सरवाइव करती है, क्योंकि प्लेन एरियाज़ जो होते हैं वो वहाँ पे हम लोग अपनी सारी ज़रूरतें, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम इजीली फुलफ़िल कर लेते हैं। तो इंडिया जैसा एक वास्ट कंट्री जो है, इसके पास टोटल लैंड एरिया जो है वो 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसने मतलब अबाउट इसका 30% एरिया जो है वो माउंटेन से कवर्ड है। इंडिया का 30% एरिया लैंड सरफेस जो है वो माउंटेन से कवर्ड है। और ये माउंटेन्स जो हैं
हमें पता ही है कि कितने मतलब हमारे लिए हमारे काम आते हैं। एक स्टोर हाउसेस कहा जाता है इनको, रिसोर्सेज का। जैसे वुड है, वुड हमें मिलती है। वाटर रिसोर्स, पानी, यहाँ से पेरेनियल रिवर्स फ्लो करती हैं, सारा साल बहने वाली रिवर्स को पानी मिलता है क्योंकि ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी होती हैं। और दूसरा यहाँ पे मतलब जो सीज़नल, मतलब यहाँ पे जब सर्दियों के मौसम में कई पहाड़ ऐसे होते हैं, सर्दियों के मौसम में बर्फ़ पड़ती है तो लोग वहाँ पे उस बर्फ़ को देखने के लिए जाते हैं। टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पहाड़ जो हैं वो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल हैं, या फिर इकोनॉमिकली लोग अपना पैसा कमाते हैं इस पे। दूसरी तरफ आता है बेटा कि प्लेट्यू रीजन्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि 30% लैंड जो है वो माउंटेन से कवर है इंडिया की, और उसके बाद बाकी जो बचा है उसका 27% पार्ट जो है वो प्लेट्यूज से कवर्ड है। ठीक है, तो प्लेट्यूज जो होते हैं बेटा कि ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कम यूज़ होते हैं, मगर ये प्लेट्यूज जो होते हैं मिनरल्स यहाँ पे बहुत मिलते हैं। ठीक है, दीज आर रिच इन मिनरल्स। तो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो होता है वहाँ पे माइनिंग में, माइंस में काम करना होता है। ठीक है, वो माइंस पे काम करते हैं और वहाँ से अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। दूसरा नेक्स्ट लैंड टेरिटरी आती है बेटा प्लेन्स, और बाकी जो लैंड सरफेस बचती है उसका 43% जो है वो प्लेन एरिया से कवर्ड है। और प्लेन एरिया जो है हर तरह से मतलब इंसान की ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। इजीली हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लेते हैं, चाहे हमने एग्रीकल्चर करनी है, वेजिटेशन ग्रो करनी है, अपने घर बनाने हैं, कुछ भी कोई भी काम करना है तो बेटा प्लेन एरियाज़ बेस्ट होते हैं और हमारी सारी एक्टिविटीज़ इजीली हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। दूसरा उसके बाद बेटा आता है कि लैंड यूज़, किस तरह से हम लोग मतलब जो अपनी लैंड है उसको या प्लेन एरियाज़ जो हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं। एक पैटर्न है, जैसे कि आप लोग ये चार्ट देख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है लैंड अंडर फॉरेस्ट, फिर नेट जोन एरिया आता है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, फैलो लैंड, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, लैंड अंडर पास्चर्स। तो इस तरह से बेटा जो ज़मीन है इतने मतलब ढंग से यूज़ होती है, इतनी कैटेगरीज में वो डिवाइडेड है। तो इनको हम लोग 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं बेटा। जैसे ये पाई चार्ट भी बना हुआ है, पाई चार्ट में भी आप लोग देख सकते हो। तो ये जो मतलब आपको यहाँ पे ये 46% जो है सबसे बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, ये है बेटा नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया का मतलब होता है कि पूरी जितनी ज़मीन है उसका 46% जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। सही मायने में इस 46% लैंड जो है वो अंडर एग्रीकल्चर है, यहाँ पे खेती की जाती है। उसके बाद ये 23% जो पार्ट आप लोग देख रहे हो बेटा, दैट इज़ लैंड अंडर फॉरेस्ट। इतनी ज़मीन जो है पूरी इंडिया की वो फॉरेस्ट, जंगलों से कवर्ड है, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है इसमें। मगर अगर इंडिया की अगर टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये 23% लैंड सरफेस जो है वो बहुत ही कम है। इससे मतलब पर पर्सन जो वुड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं होती। अगर साइंटिफिकली हम लोग जाएँ तो बेटा इस पे 10% इंडिया की लैंड और अंडर फॉरेस्ट होनी चाहिए, मींस टोटल 33% लैंड जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से अंडर फॉरेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट है 14% जो येलो पार्ट आप लोग देख रहे हो, तो ये 14% जो है एरिया जो है वो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन मीन्स इसमें ये क्या है कि ज़मीन मतलब जो है वो एग्रीकल्चर लैंड तो है, मगर वो हमें एग्रीकल्चर करने के लिए अवेलेबल नहीं है, हम उस पर एग्रीकल्चर कर नहीं सकते हैं। तो वो कौन सी फिर ऐसी कौन सी ज़मीन होगी, ऐसी कौन सी लैंड सरफेस हो गई, तो बेटा ये वो ज़मीन होती है जिस पे हम लोग मतलब अपने घर बना लेते हैं, सड़कें बन जाती हैं, नदियाँ, नाले, नहरें सारी ये फ़्लो करती हैं। तो इस तरह से वो लैंड जो है वो 14% ऐसी लैंड है जो एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद भी हम उस पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद आता है बेटा 4% जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हो, दैट इज़ लैंड अंडर पास्चर्स एंड प्लांट्स। मीन्स पशुओं के चरने के लिए इतनी % लैंड जो है उनके लिए चारा उगाया जाता है इस ज़मीन पे, ताकि ये जो लैंड है वो ग्रेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ हो सके। उसके बाद है बेटा 5% दैट इज़ कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड वो होती है बेटा कि जो ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है, खाली बेकार बंजर, ठीक है, जिसको हम लोग डेजर्ट्स में भी कह सकते हैं, जो डेजर्ट्स हैं या वो लैंड सरफेस जो जहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। वाटर लॉगिंग क्या होता है, जहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल अपर सरफेस पे होता है। मीन्स वहाँ पे हम लोग उस लैंड सरफेस को ना तो एग्रीकल्चर के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ना ही कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो लैंड सरफेस जो है वो यूज़ हो सकती है। तो ऐसी टोटल जो है वो 5% लैंड है। उसके बाद आप जो रेड पार्ट देख रहे हो बेटा 8%, दैट इज़ फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होती है? फैलो लैंड वो होती है बेटा जिस पे मीन्स जो एग्रीकल्चर लैंड तो होती है, मगर उस पे नेचुरल वे से एग्रीकल्चर की जाती है कि बिना कोई फर्टिलाइज़र्स ऐड किए, बिना कोई मैन्योर्स ऐड किए उस लैंड को एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है, खेती की जाती है। 1-2 साल उस पे खेती करके फिर उस ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर उस ज़मीन को 3-4 साल के बाद के लिए उसको मीन्स खाली छोड़ा जाता है। फिर कहीं जाके जब वो नेचुरल तौर पे अपने फर्टिलिटी को गेन कर लेती है, तो फिर दोबारा उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है फैलो लैंड 8%। तो इस तरह से बेटा ये परसेंटेज है इंडिया में किस तरह से लैंड जो है वो यूज़ होती है। तो उसके बाद बेटा आगे मतलब आता है कि लैंड जो है वो मीन्स एक इम्पॉर्टेंट तो है ही है, वो तो है ही, अंडरस्टूड है, मगर ये एक लिमिटेड रिसोर्स भी है, ठीक है। जितनी मर्जी पॉपुलेशन बढ़ जाए, जितना मर्जी कुछ हो जाए, मगर ये लैंड जो है जितनी है हमारे पास वो उतनी ही रहेगी। इसको ना तो ये कम हो सकती है, ना ही ये बढ़ सकती है। इसीलिए लैंड को हम लोग एक लिमिटेड रिसोर्स के रूप में ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट रिसोर्स आता है बेटा हमारा सॉइल रिसोर्स, मिट्टी, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को उगाने के लिए, ठीक है। नेचुरली जो सॉइल है उसी में, मिट्टी में ही हम लोग प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है, ठीक है। तो सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, और इसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इसमें मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइज़र्स को ऐड किया जाता है। और सॉइल बनती कैसे, मिट्टी कैसे बनती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है बेटा। जो फर्टाइल सॉइल्स होती हैं, जैसे आगे हम लोग रीड करेंगे, तो वो रिवर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स की डेपोजिशन से बनती है। तो इनको एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लगातार बनती ही रहती है मिट्टी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसकी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं, जैसे पेरेंट रॉक मीन्स कौन सी रॉक्स जो हैं जहाँ जिसके मतलब पार्टिकल्स टूट के बारीक होके चूरा बनते हैं और वो सॉइल का रूप लेते हैं। फिर क्लाइमेट, मौसम, जलवायु कैसा है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, या फिर कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। फिर प्लांट्स, और उसके बाद फिर दूसरे और लिविंग क्रिएचर्स आ जाते हैं, या फिर टाइम जो है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो सॉइल को बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, जिसकी 65 to 70% पॉपुलेशन जो है वो उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है। तो इस तरह से इतने मतलब जब इतने परसेंटेज पॉपुलेशन की एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो सॉइल का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इंडिया में जो मेनली सॉइल्स मिलती हैं, दैट आर अलूवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। ये 6 मेजर कैटेगरीज हैं सॉइल की जो इंडिया में अवेलेबल हैं। अब इनको बेटा हम 1 by 1 रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल
अलूवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, नेचुरल तौर पे ये फर्टाइल होती है। और इंडिया का नियर अबाउट 45% एरिया जो है कंट्री का वो अलूवियल सॉइल से कवर्ड है। और ये सॉइल जो है, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था कि रिवर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स की डेपोजिशन से ये सॉइल बनती है, इसीलिए ये सॉइल इतनी नेचुरल तौर पे फर्टाइल होती है। और एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए भी ये सॉइल एक मेन रोल प्ले करती है। तो इसी तरह से बेटा ये जो सॉइल है, दूसरा है कि जो फ्लडेड रिवर्स होती हैं, ठीक है, जब रिवर्स में फ्लड आते हैं तो पानी उसका चारों तरफ फैल जाता है। तो बेटा हम लोग देखते हैं कि वो सिर्फ पानी ही नहीं होता है, पानी में मिट्टी वगैरह, कंकड़ पत्थर भी और भी उसमें शामिल होते हैं। तो जब मतलब फ्लड्स मतलब उनका पानी जो है, पानी का बहाव जो है वो ख़त्म हो जाता है, बारिशें थम जाती हैं, तो पानी जो है वो वापस कुछ रिवर्स में आ जाता है, कुछ इवेपोरेट हो जाता है, कुछ ज़मीन सोख लेती है। तो उसके बाद जो सराउंडेड लैंड सरफेस होती है उसके ऊपर एक मिट्टी की बारीक लेयर, थिन लेयर जो होती है वो बिछ जाती है, और वही अलूवियल सॉइल होती है, वही फर्टाइल कंटेंट्स जो होते हैं उसी को ही बेटा हम लोग अलूवियल सॉइल कहते हैं। और ये जिन रिवर्स में फ्लड आते हैं, हर साल फ्लड आते हैं, वो रिवर्स हर साल अपने सराउंडिंग एरियाज़ में सॉइल की नई लेयर बिछाती है। और इस तरह से अलूवियल सॉइल को बेटा हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक खादर और एक बांगर। जैसे मैंने कहा कि जो फ्लडेड रिवर्स होती हैं हर साल नई लेयर बिछाती हैं अलूवियल सॉइल की, तो वो जो नई लेयर हर साल बिछती है, डिपॉजिट होती है, वो होती है खादर। उसको हम लोग खादर कहते हैं, खादर प्लेन्स कहते हैं। और बांगर जो होती है वो सॉइल है, वो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे रिवर्स में फ्लड नहीं आते, मींस नॉन फ्लडेड एरियाज़ होते हैं, इसीलिए ये सॉइल, बांगर सॉइल जो होती है वो इतनी फर्टाइल नहीं होती है। और मेनली जो मतलब अलूवियल सॉइल जो होती है इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये जो एरिया है वो इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स कहते हैं इसको। मींस 3 रिवर्स ने अपना मतलब कंट्रीब्यूशन किया है इस प्लेन एरियाज़ को बनाने में। इंडो मीन्स इंडस, गंगेटिक गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, तीनों रिवर्स ने मिलके इस नॉर्दर्न प्लेन को फर्टाइल बनाया है। उसके बाद आता है बेटा कि नेक्स्ट ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगूर या फिर कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉइल जो होती है इसमें कॉटन कल्टीवेशन मतलब बहुत ज़्यादा होती है, कॉटन क्रॉप के लिए बेस्ट मानी जाती है ये सॉइल, क्योंकि ये चीकनी मिट्टी, काली मिट्टी होती है और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉइल्स। और दूसरा ये ब्लैक क्यों होती है? क्योंकि ये इग्नियस रॉक से बनी हुई होती है। इग्नियस रॉक्स मीन्स बर्निंग ऑफ ये जो रॉक्स होती हैं इंटरनल अर्थ की, जो अंदर हाई प्रेशर से जो इंटरनल रॉक्स होती हैं जब वो मतलब झुलसती हैं तो उनके जो, और फिर उसके बाद वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, तो वो जब आग से जो चीज़ बनती है बेटा, तो अंडरस्टूड है कि जब हम अपने घरों में भी चूल्हे वगैरह जलाते हैं तो जो राख होती है वो ब्लैक कलर की होती है या फिर लाइट ग्रे कलर की होती है। तो इसी तरह से ये जो मतलब सॉइल है ब्लैक कलर इसीलिए होता है, और ये भी नेचुरल तौर पे फर्टाइल होती है। और इंडिया का टोटल 16.6% पार्ट जो है वो ब्लैक सॉइल से कवर्ड है। और मेनली जो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु, इन मतलब स्टेट्स में ज़्यादातर ब्लैक सॉइल अवेलेबल होती है। दूसरा है ये कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए बेस्ट है, जैसे कॉटन, वीट, ज्वार, रैपसीड, तंबाकू, सनफ्लावर एक्सेट्रा, ये क्रॉप्स जो होती हैं, राइस और शुगर केन, इस ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा ग्रो होती हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है बेटा रेड सॉइल। ये टोटल कंट्री का 10.6% एरिया जो है इसने कवर किया हुआ है। देखने में मतलब जैसे कि हम कहें कि ये रेड कलर है, लाल मिट्टी है, तो इसमें मतलब देखने में ये नहीं कि जैसे हमें देख के ही हमें ये पता चल जाए कि ये रेड सॉइल है, नो, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट्स जो होते हैं
वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मगर इसमें जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जैसे मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर, ये चीज़ों में मतलब इनकी कमी होती है इस सॉइल में, तो ये बेटा ये नेचुरल तौर पे फर्टाइल नहीं होती है, इसीलिए और इसको फर्टाइल बनाना पड़ता है। इसमें फर्टिलाइज़र्स और डाल के और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू इस सॉइल को फर्टाइल बनाया जाता है। और मेनली इसमें वीट, कॉटन, पल्सेस, पोटैटोज़, फ्रूट्स मीन्स वो चीज़ें ज़्यादा उगाई जाती हैं जिनको कम फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है। और मेनली ये जो सॉइल है इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में, जैसे तमिलनाडु हो गया, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, असम, नागालैंड, मणिपुर, इन एरियाज़ में ये रेड सॉइल जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है। नेक्स्ट आती है बेटा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल मीन्स ये जो एक ऐसी सॉइल है जो मतलब जिन एरियाज़ में ज़्यादा बारिशें होती है, ठीक है, हाईली रेनफॉल रिसीविंग एरियाज़ में लेटराइट सॉइल होती है। क्यों? एक दूसरा कि वैसे तो ये फर्टाइल होती है मगर ज़्यादा बारिशें होने की वजह से जो पानी है इसके फर्टाइल कंटेंट्स को बेटा, न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ ही ज़मीन के अंदर डीप इनसाइड ले जाता है, जिसकी वजह से ये अपर लेयर जो इस सॉइल की है वो इनफर्टाइल रह जाती है और फिर उसको मीन्स फर्टाइल बनाना पड़ता है। और फिर इसमें मेनली टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट, इस तरह के मीन्स जो मतलब क्रॉप्स वगैरह हैं वो उगाई जाती हैं। ज़्यादातर ये है जो मतलब सॉइल है वो 7.5% एरिया जो है वो कंट्री का कवर किए हुए हैं। और कोस्टल रीजन्स में जैसे ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, राजमहल हिल्स, विंध्या, सतपुड़ा, मालवा प्लेट्यू, इनके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा, इन स्टेट्स में ये लेटराइट सॉइल जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है बेटा फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। नेम से ही क्लियर है, ठीक है, पहाड़ी इलाके में जो सॉइल मिलती है वो उसको हम लोग माउंटेनियस सॉइल कहते हैं। और ये सॉइल जो होती है इट इज़ रिच इन ह्यूमस। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादातर ये सॉइल पाई जाती है। दूसरा, इसमें पोटाशियम, फास्फोरस और लाइम की कमी होने की वजह से ये सॉइल भी मतलब ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है और इसमें फर्टिलाइज़र्स को ऐड किया जाता है इसको फर्टाइल बनाने के लिए। लास्ट कैटेगरी आती है बेटा डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट नेम से ही क्लियर है, रेगिस्तान, रेतली मिट्टी, ठीक है, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन 3 स्टेट्स में ज़्यादातर ये अवेलेबल होती है। और कुछ पार्ट्स गुजरात का भी ये है जिसमें डेजर्ट सॉइल अवेलेबल है। और ये पूरा 4.3% लैंड एरिया जो इंडिया का है इसमें एक्वायर किया हुआ है। और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नाम मात्र होती है, जितना मर्ज़ी पानी डालते जाओ ये बहुत ही जल्दी सोख लेती है और फिर से ड्राई रहती है। और इसमें वो क्रॉप्स उगाई जाती हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती हैं, जैसे ओट्स, बाजरा, मेज, पल्सेस एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। और इनके अलावा और भी बहुत सारी सॉइल्स होती हैं, ठीक है, इंडिया में, जैसे मार्शी सॉइल है, दलदल वाले इलाके में ज़्यादा मिलती है। सलाइन और अल्कलाइन, खारापन जिस मिट्टी में ज़्यादा होता है। तराई सॉइल, ये भी जिनमें मतलब रिवर्स अंडरग्राउंड फ्लो करती हैं। तो इस तरह से बेटा मीन्स ये कुछ और टाइप्स हैं सॉइल की। दूसरा आ जाता है बेटा कि प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल रिसोर्स। प्रॉब्लम क्या है? जिस तरह से हमारी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं उसी तरह से बेटा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं। जैसे मतलब सॉइल के बिना इंसान की जो लाइफ है वो इनकम्प्लीट है। जो भी कुछ हम लोग खाते हैं वो सॉइल से ही हम उगाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। और इसके बावजूद जो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले है सॉइल इरोजन, ठीक है, मिट्टी का खुरना। ऊपर वाली लेयर जो है इसके फर्टाइल कंटेंट्स जो हैं
ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के कटने की वजह से जो फर्टाइल कंटेंट्स हैं, हवा चलती है तो वो उड़ जाते हैं क्योंकि लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं। फ्लड आते हैं, पानी बहता है तो पानी अपने साथ उनको बहा के ले जाता है। तो आजकल जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉइल की, दैट इज़ सॉइल इरोजन। पेड़ों के कटने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। उसके बाद आता है रिडक्शन इन द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी, इसके उपजाऊपन में कमी आना। जब एक ही चीज़ हम लोग एक ही सॉइल पे बार बार हम लोग एक ही फसल उगाते चले जाएंगे तो बेटा इसकी जो फर्टिलिटी है उसमें कमी आ जाती है। तो उसको मतलब मेंटेन करने के लिए मतलब मार्केट से केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनको ऐड करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी नेचुरल जो फर्टिलिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। दूसरा है सैंडी कंडीशनिंग। अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो नेचुरली कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बारिशें नहीं होती हैं, तो वहाँ पे सॉइल जो है वो मतलब रेत में कन्वर्ट होती जा रही है। ठीक है। उसके बाद है एसिडिटी और अल्केनिटी, और लो रेनफॉल की वजह से जो सॉइल है मतलब अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल और भी लो होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसमें खारापन आता जा रहा है और वो इनफर्टाइल बना देती है सॉइल को। दूसरा है बेटा यूज़ ऑफ सॉइल बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। जब किसी भी चीज़ को जितनी उसकी क्षमता होती है, पावर होती है, कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हमें उतना मतलब फ़ायदा नहीं देती है जितना देना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, जितना हमारा शरीर हमें अलाउ करता है जब हम उतना ही काम करते हैं तब तक तो ठीक रहता है। अगर जब हम थक जाते हैं, थकने के बावजूद भी बेटा हम लोग मीन्स ज़्यादा वर्क करते रहते हैं तो वो सारा काम जो है फिर मतलब हमारा शरीर जो है वो हमें मतलब बुखार के रूप में हमें गिरा देता है, हमें बुखार हो जाता है, हम लेट जाते हैं, थकान महसूस होती है। तो जब फिर से हम लोग दवाई वगैरह लेते हैं तो हम ठीक होते हैं। इसी तरह से बेटा जो मिट्टी है उसको भी जब हम उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो भी बीमार हो जाएगी और फिर हमें मतलब प्रोडक्शन में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दे पाएगी। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मीन्स पानी जब जिन एरियाज़ में बिल्कुल ऊपर होता है, सिल्लापन ज़्यादा होता है, उसको हम लोग वाटर लॉगिंग, और ये भी मतलब सॉइल को इनफर्टाइल बना देता है। नेक्स्ट आता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हम लोग कैसे संभाल के रख सकते हैं जब इतनी प्रॉब्लम्स हम देखने को मिलती है। तो हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि जो मिट्टी हमें इतना कुछ देती है तो उसको संभाल के रखना भी हमें ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए जो हम फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा कि सॉइल इरोजन को दूर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्लांट्स उगाने चाहिए ताकि वो सॉइल जो है वो उसका फर्टाइल कंटेंट्स जो पार्टिकल्स जो हैं वो ना उड़ सके ना बह सके। ठीक है। जो खाली मतलब ऐसे ही प्लेन सरफेसेस होती हैं उन पे ग्रासेस वगैरह उगा देने चाहिए ताकि मिट्टी ना उड़ पाए। दूसरा है सॉइल को वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से बचाने के लिए उसका एक्सेस वाटर जो है वो निकाल देना चाहिए। और फिर जो जिन एरियाज़ में ज़्यादातर फ्लड्स आते हैं तो फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए उन रिवर्स पे डैम बना देने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है उसके बाद फिर मतलब फ्लड्स को डैम बना देने चाहिए और उसका जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको कैनल्स के रूप में निकाल के जिन एरियाज़ में बारिशें कम होती हैं उन एरियाज़ तक उन नहरों को पहुंचा के वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि वहाँ पे भी एग्रीकल्चर हो सके। और इस तरह से बेटा जो सॉइल है उसमें ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज़र्स ना यूज़ करके नेचुरल रूप से उसकी फर्टिलिटी को गेन करवाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए लैंड को खाली छोड़ देना चाहिए एक फसल कटने के बाद। ठीक है। ताकि वो लैंड जो है वो अपनी फर्टिलिटी को खुद गेन कर सके। तो इस तरह से बेटा आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। तो नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में डिस्कस